हेलो एवरीवन, मैं किरीट पटेल, मदर एंड टोडलर एक्सपो इंडिया से। दोस्तों, आपको पता है योगा में कितनी ताकत है? जी हाँ, योगा में बहुत ताकत है। आज मिलवाता हूँ मैं सूरत की एक योगा गर्ल अन्वी, जो दिव्यांग बेटी है। आप देख सकते हो 4 साल में उनको योगा से 3 गोल्ड मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए। इसके अलावा बहुत सारी कंपटीशन में 55 अवार्ड प्राप्त किए और 11 साल की उम्र में उनको राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से उनको बेस्ट क्रिएटिव चाइल्ड विथ डिसेबिलिटी का अवार्ड मिला। इसके अलावा उनको पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला और उनको 13 साल की उम्र में गुजरात सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये सब कैसे हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, आइए उनके माता पिता से हम बात करते हैं। तो हम विजय भी से बात करते हैं। सबसे पहले तो सबको नमस्कार। मैं विजय, अन्वी का खुशनसीब पिता हूँ। 2 जून 2008 जब ये लड़की का हमारे घर जन्म हुआ तब पूरा परिवार खूब खुश था, लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही पता चला कि बहुत सारी चुनौतियों के साथ, बहुत सारी बीमारियों के साथ ये लड़की का जन्म हुआ है। तो पूरा फैमिली चिंता में पड़ गया। लेकिन हमारे फैमिली की एक खासियत थी कि हमारे फैमिली ने चिंता तो की, साथ में चिंतन भी किया कि जैसे भी है हमारी लड़की है, हमको उसको बड़ी करना है, तो अभी ऐसा क्या करे कि ये बच्ची नॉर्मल लाइफ जी सके। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। हमने तब जो भी दिव्यांग डिसेबिलिटी अन्वी में थी, डाउन सिंड्रोम, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज़, हर्सप्रुंग डिसीज़, तो इस सब के बारे में 2008 में नेट पे जितनी भी कंटेंट अवेलेबल थी वो सब हमने डाउनलोड की, उसकी प्रिंट आउट निकाली। इसके रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स हमारे ग्रुप में थे, हमारे शहर में थे, हमारे राज्य में थे, सबको हमने मिले हम, और उसके बाद से हमने माहिती मुहैया की। फिर जितनी बुक्स अवेलेबल थी वो सब हमने पढ़ी। तो ये सारी बुक्स और सब पढ़ने के बाद, सब रिसर्च करने के बाद हमको इतना पता चला कि डाउन सिंड्रोम बच्चे में कोई ना कोई क्रिएटिविटी रहती है। तो एक क्रिएटिविटी हमको सिर्फ ढूंढनी थी, निकालनी थी और उसको आगे लेके जाना था। तो एज ए पेरेंट्स हमारा रोल पहले दिन से ही शुरू हो गया था कि हमारे पास जो बच्ची है वो नॉर्मल नहीं है, स्पेशल है, दिव्यांग है। तो एज ए पेरेंट्स मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि हमको ये बच्ची को इंडिपेंडेंट बनाना है। पहले ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि ये रबर गर्ल ऑफ इंडिया बनेगी, ये योगा में माहिर होगी, ये इतने सारे अवार्ड जीतेगी, कुछ पता नहीं था। लेकिन एक बात हमने तय की थी कि हमको इस बच्ची को इंडिपेंडेंट बनाना है। हमारा गोल फिक्स था कि हमको डिपेंडेंट नहीं बनाना है। अगर पूरे दिन के लिए अगर किसी के घर पे, किसी के ऊपर अगर एक बच्ची किसी के भरोसे छोड़ के जाना पड़ा तो इंडिपेंडेंटली हम उसका हर एक काम कर सकनी चाहिए। तो ये जर्नी हमने कैसे तय की वो डिटेल में मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर पाएगी। तो हम उसी से बात करेंगे और उसी के बाद जानने की कोशिश करेंगे ये कैसे संभव हुआ। राइट। तो विजय भी, मुझे आपसे भी जानना है, आपको जब पता चला, डॉक्टरों ने बताया कि आपकी लड़की ऐसी है, तो तुरंत कैसा फील हुआ था आपको? हर एक दिव्यांग पेरेंट्स के लिए ये मेरे ख्याल से बेस क्वेश्चन यही होगा कि सोसाइटी क्या सोचती है। हमारे भी एक्सपीरियंस सोसाइटी के साथ कुछ ऐसे ही खट्टे मीठे रहे। सोसाइटी में अगर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें तो सबसे पॉजिटिविटी हमको हमारे पेरेंट्स से मिली, मेरे और मेरे सास ससुर से, मेरे पेरेंट्स से। क्योंकि हमारे से ज़्यादा, हम दोनों से ज़्यादा इसके बाद दादा और नाना नानी कन्फर्म थे कि हमको इस बच्ची को एक बेहतरीन ज़िंदगी देनी है। तो सोसाइटी, जब हमको पता चला तो एज ए पेरेंट्स हमारा पहला चाइल्ड था। लग्न हमारे मैरिज के काफ़ी वर्षों के बाद भगवान ने आशीर्वाद के रूप में हमको ये बच्ची गिफ्ट की थी। तो खुशियों का पार नहीं था। लेकिन जब डॉक्टर ने बताया कि ये इतनी सारी मुश्किलों के साथ ये जी रही है, इसका जन्म इतनी दिव्यांगता के साथ हुआ है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम भी थोड़े कंफ्यूज हुए थे। ट्रूली स्पीकिंग
हमने भी भगवान से बहुत सारी शिकायत की थी कि भगवान ये क्या हुआ, जन्म के इतने सालों के बाद आपने हमको एक गुड़िया, एक बहुत प्रिंसेस जैसी बच्ची दी और उसको भी इतनी सारी दिव्यांगता के साथ उसका जन्म हुआ, तो ऐसा क्यों और हमारे साथ ही क्यों। लेकिन हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स ये बात समझ रहे थे कि भगवान ने जैसी भी थी हमारी गुड़िया हमको दी है तो हमको उसके आगे लेके जाना है। तो ये पॉजिटिविटी पूरे फैमिली के पास से हमको जो मिली, जो चिंतन हमारे फैमिली ने किया, तो आज उसी का परिणाम है कि एज ए पेरेंट्स हम भी सबसे पहले मोटिवेट हुए, मैं और मेरी वाइफ, कि चलो जैसे भी है हमारी बच्ची है और हमको इसको एक्सेप्ट करना है। अगर हम ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सोसाइटी में और कोई लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हर एक दिव्यांग बच्चों के पेरेंट्स के साथ जो होता है वो अर्ली एज में हमारे साथ भी हुआ था, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने जो पॉजिटिविटी हमको दी, तो आज उसका बहुत इसमें बड़ा रोल है कि हमको भी कुछ सोचने के लिए मजबूर किया कि नहीं, आप भी अपने बच्चे के लिए कुछ सोचो। उसमें डेफिनेटली कोई ना कोई क्रिएटिविटी होगी, कुछ ना कुछ अच्छा पार्ट होगा, हमको उसको अच्छे पार्ट को पॉजिटिव वे में आगे लेके जाना है। तो एज ए पेरेंट्स हमको काफ़ी सपोर्ट मिला, सोसाइटी का अभी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अर्ली एज में हमने भी ऐसा सब सुना था सोसाइटी के पास से ही कि फीमेल चाइल्ड है, इसको ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ेगी, इतनी सारी सर्जरी करवानी है, तो क्यों फोकट का खर्चा करें। अगर मेल चाइल्ड होता तो अच्छा होता तो आप करते, लेकिन फीमेल चाइल्ड में आप क्यों इतना सारा कर रहे हैं। लेकिन तब मेरी वाइफ ने, मैंने, पूरे फैमिली ने एक ही बात हमारे जहन में थी कि ये बच्चा जैसा भी है हमारा है और हमको ही इस बच्चे को लेके अच्छी परवरिश करके इसको आगे लेके जाना है। तो हमारा एजेंडा पहले दिन से क्लियर था। तो इसीलिए हमको जो भी ये सक्सेस हमको मिली है एज ए पेरेंट्स, जितनी भी हमको सक्सेस मिली है वो एक ही सोच के कारण मिली है कि हमने तय किया था, हमने एक्सेप्ट किया था कि हमारा बच्चा दिव्यांग है। हमने एक्सेप्ट किया तो आज पूरी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है। कल आप देखते रहते हो कि आपके बच्चे को 10th में 12th में कम मार्क्स आए तो बच्चों को मारना, जूड़ना, ये करना, डांटना, बहुत कुछ करते हैं हम लोग समाज में। आप देख सकते हो अगर बच्चा कम परसेंटेज लाए, कम मार्क्स लाए, अचीवमेंट आपके हिसाब से, पेरेंट्स के हिसाब से नहीं हुआ तो आप इरिटेट होते हो, आपको बुरा लगता है। इनको भगवान ने जब ऐसी बच्ची दी तो कितना बुरा लगा होगा। अब भगवान को भी गालियाँ देते हो कि अब भगवान क्या समझते हो, मेरे बच्चे को 90% नहीं लाए, 80% से कम आए हैं, तो इनको कैसा लगा होगा। ऑब्वियसली 100% उनको बुरा लगा होगा 1-2 मिनट के लिए। मगर आज ये जो रिजल्ट है आपके सामने, तो बहन जब इनका जन्म हुआ उसके बाद आपने भी सोचा होगा कि मैं इसको कैसे हैंडल करूँगी, कैसे ये मेरा समय बीतेगा। और बहुत टाइम के बाद एक बच्ची का जन्म हुआ था। तो बताइए कि आपको कितनी तकलीफ पड़ी और इसके बाद क्या क्या आपने ध्यान रखा, कितना टाइम दिया। और आप टीचर हो, वर्किंग कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रही हो, तो ये सब कैसे मैनेज कर रही हो और आपका पूरी जर्नी कैसी चली, बताइए ना प्लीज़। जैसे बताया मेरे हस्बैंड ने कि उसका जन्म हुआ तो हम सब बहुत खुश थे, लेकिन 1-2 दिन में जब ये पता चला कि अन्वी के साथ बहुत सारी बीमारियां भी जुड़ी हुई है और ऐसी बीमारियां हैं कि जिसका कोई इलाज ही नहीं है, तब हमने डॉक्टर से बात की और पूछा कि भाई अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ईश्वर ने हमें जो बेटी दी, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ते गए कि जिन्होंने हमेशा हमें एक पॉजिटिव अप्रोच दिया। और उसमें सबसे नाम पहला आएगा अन्वी के डॉक्टर मेहुल गोसाई का, कि उन्होंने जो हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिया कि भाई भले ही बच्ची में इतनी सारी मुश्किलें हैं, लेकिन अगर आप लोग अच्छी तरह से उसका ख्याल रखेंगे, उसके पीछे मेहनत करेंगे, तो आपकी बेटी ज़रूर आगे जाएगी और एक नॉर्मल सी लाइफ जीने की कोशिश ज़रूर कर पाएगी। और उसी की बात को जहन में रखते हुए हमने धीरे धीरे इसके बारे में सब नॉलेज इकट्ठा करना शुरू किया कि हम उसको कैसे बड़ा करेंगे, उसके पीछे क्या क्या एफर्ट्स कर सकते हैं कि उसकी लाइफ तकरीबन नॉर्मल के और हम ले जा सकें। और धीरे धीरे हमने ये मेहनत करना शुरू की।
शुरू में ऐसा होता था कि उसको कुछ खाने का भी ख्याल नहीं रहता था, फीडिंग के बारे में कुछ पता नहीं चलता था। अगर वो वॉशरूम कर दे तो गीले में ही सोई रहती थी, तो उसको पता ही नहीं चलता था कि वो गीला है तो वो रोए, मतलब उसका रोना ही बिल्कुल नहीं था। तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना पड़ता था, मुझे अलार्म लगा के सोना पड़ता था। तो 2-2 3-3 घंटे के रात को भी अलार्म लगाती थी और उसको फीड करवाती थी। बारी बारी अपना काम करती हो तो भी थोड़ी थोड़ी देर में जाके चेक कर दी थी कि वो गीले में नहीं सो रही हो। तो ऐसा ध्यान शुरू में रखना पड़ता था। वो बीमार भी इतनी रहती थी तो टाइम टाइम पे उसकी दवाई भी देनी पड़ती थी। अगर कहीं जाते हैं तो भी उसका पूरा दवाई का बॉक्स हमारे साथ ही रहता था कि बिना भूले हमें उसकी दवाई तो लेनी ही पड़ती थी, क्योंकि अगर एक टाइम भी दवाई स्किप होती थी तो उसकी हेल्थ में काफ़ी हमें दिक्कत होती थी। फिर उसका एटमॉस्फेयर चेंज होता था तो भी वो ज़्यादा बीमार हो जाती, और बीमार भी ऐसी होती कि आज एकदम सा नॉर्मल सा बुखार है और दूसरे ही दिन उसको उसमें से निमोनिया हो जाता है या ब्लड उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, तो उसको सीधा एडमिट करके हाई एंटीबायोटिक्स आईवी के ज़रिए देने पड़ते थे। तो ये सब शुरू में इतनी दिक्कतें आती थी और उसको मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल रहता था। साथ में मैं जॉब करती थी तो उसका टाइम, अन्वी का टाइम वो भी देखना पड़ता था। लेकिन पूरे परिवार ने, सब ने इतना अच्छा सपोर्ट दिया कि वो सब हम धीरे धीरे एक शेड्यूल बनाकर मैनेज करते गए। और जब हमें ये पता था तो डॉक्टर ने भी बोला था कि ये बच्चा जो है कुछ ना कुछ क्रिएटिव होगा, उसको कुछ ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट होगा, तो आपको देखना है कि उसको कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ को लेकर आपको उसे आगे बढ़ाना है। जैसे जैसे अन्वी बड़ी होती गई तो हमने उसके लिए अलग अलग चीज़ें ट्राई करना शुरू किया। जब उसको स्कूल में भेजा तो स्कूल के ज़रिए हमने उसको ड्राइंग शुरू करवाया। उसके ड्राइंग टीचर से बात की कि भाई हम अन्वी को अगर ड्राइंग में आगे ले जा सकते हैं, उसमें अगर वो कोई स्किल है तो हम उसको आगे बढ़ाएं। तो हमने उसके लिए ड्राइंग क्लास लगवाई। लेकिन जहाँ एक परफेक्शन का नाम आता था, मेज़रमेंट का नाम आता था, तो वहाँ वो कहीं ना कहीं एक लेवल पर जाकर अटक गई। तो फिर हमने उसके लिए डांस ट्राई किया, लेकिन डांस में वो अपना दूसरा पैर उठा ही नहीं पाती थी। उसका खुद का बॉडी का इतना बैलेंस ही नहीं था कि वो अपना पैर उठाकर अपने हाथों की, पैरों की मूवमेंट कर सके। तो वो आइडिया हमें स्किप करना पड़ा। फिर उसके बाद हमने म्यूज़िक ट्राई किया, तो उसको कैसियो सिखाया, तबला सिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में इतना ज़ोर नहीं था कि वो ज़ोर से तबले को पटक सके। फिर कैशियो करवाया तो 1-2 रिदम तक वो सीख पाई, लेकिन जब 2-3 रिदम को इकट्ठा करना आया तो वो सुरावलियों में कहीं ना कहीं मिस्टेक करने लगी, उसे याद नहीं रहता था। तो वो भी हमने ड्रॉप किया कि चलो अब वो नहीं कर पा रही है। फिर स्केटिंग ट्राई किया, तो स्केटिंग में शुरू में तो वो धीरे स्केटिंग पहन के चलती थी, लेकिन 1-2 बार वो गिरी तो थोड़ा हमें भी डर लगा कि इतनी सारी मुश्किलें हैं और अगर गिरने के बाद कुछ हड्डी बड्डी टूट गई और कुछ और डिफेक्ट हो गया तो उसको आगे ले जाने में और तकलीफ होगी। तो फिर हमने स्केटिंग का आइडिया ड्रॉप किया। लेकिन उसकी जो बड़ी आदत खराब थी उसकी वजह से वो हमेशा उल्टा सोती थी, और उल्टा सोते वक्त उसके दोनों पैर वो अपने सर पर लेकर सोती थी। तो फिर हमने सोचा कि अभी उसके शरीर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है तो क्यों ना हम उसको कोई एथलेट या योग की तरफ ले जाए, ताकि उसकी हेल्थ में भी बेनिफिट्स मिले। और उसमें वो बोलती नहीं थी, इसलिए क्या होता था कि कभी कभी सामने वाले को पता नहीं चलता था कि वो क्या कहना चाहती है और क्या बोलना चाहती है। तो हमने सोचा कि स्पोर्ट्स होगा तो वो बोलेगी नहीं, फिर भी वो अपना बेस्ट दे पाएगी बिना बोले भी। तो ये सोचकर हमने उसको योग में ले जाने की कोशिश की, और उसके स्कूल के योग टीचर है नम्रता वर्मा, उनसे मिले और उन्होंने बात की। उन्होंने देखा अन्वी को, तो वो बहुत बेसिक आसन थे जो वो इजीली कर लेती थी। तो उन्होंने कहा कि अगर हम अन्वी को एक प्रोफेशनल तरीके से ट्रेन करेंगे, डेली बेस पर ट्रेन करेंगे, तो वो बहुत आगे इसमें जा सकती है और उसके साथ साथ उसकी हेल्थ में भी हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। तो ये सोचकर हमने उसके लिए धीरे धीरे योग शुरू किया। पहले तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि हम उसको कंपटीशन में ले जाएंगे या एक कंपटीशन के तौर पर उसे योग स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन उसकी टीचर ने कहा कि अगर वो इतना अच्छा क्लास पे कर लेती है तो उसकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी एक कोई होना चाहिए एम, कि वो दूसरे बच्चों को देखेगी, कंपटीशन में जाएगी तो उसे भी एक पॉजिटिव हौसला मिलेगा कि नहीं मुझे बेस्ट करना है, मुझे और आगे बढ़ना है। तो उसकी मेहनत करने के जुस्से में भी एक वो आगे बढ़ पाएगी। तो फिर धीरे धीरे हमने उसको कंपटीशन में भी ले जाना
शुरू किया। लेकिन कंपटीशन में भी एक मुश्किल आती थी हमको कि आज तक योग में कोई स्पेशल बच्चों की अलग कैटेगरी नहीं थी, तो जो भी कंपटीशन में हम ले जाते थे वहाँ उसे नॉर्मल बच्चों के साथ ही कंपटीशन में भाग लेना पड़ता था। कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन हमको सपोर्ट करती थी और हमको उसको समझाने का, उसको सिखाने का या वहाँ बताने का परमिशन देती थी, लेकिन कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन ना भी कहती और कहती कि भाई जो रूल्स नॉर्मल बच्चों के लिए है वही रूल्स उसको भी लागू रह गए, तो भी हम ले जाते कि भाई चलो अन्वी एक पार्टिसिपेट तो कर रही है, जीतना या हारना एक अलग चीज़ है, लेकिन वो पार्ट कर रही है तो उससे दूसरे बच्चे भी मोटिवेट हो गए और दूसरे पेरेंट्स भी मोटिवेट हो गए कि भाई नहीं, ये जब जा रही है बच्ची, ये कर रही है तो हमें भी अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहिए। और धीरे धीरे अन्वी योग में भी कंपटीशन में नंबर लाने लगी। तो ये नंबरों के बाद हमने सोचा कि जब हमारी गवर्नमेंट जो है भारत सरकार वो डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए और उनकी संस्थाओं के लिए काम कर रहे लोगों को एक अवार्ड देती है, नेशनल अवार्ड, तो क्यों ना जब हमारी बच्ची योग में इतना आगे है तो हम उसका नॉमिनेशन करें। और हमने उसका नॉमिनेशन किया और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी बच्ची उसमें भी सिलेक्ट हुई और उसे सबसे कम उम्र में, मतलब 11 साल की उम्र में राष्ट्रपति अवार्ड मिला। और वो भी योग में अगर किसी बच्चे ने कोई अचीवमेंट हासिल किया हो वैसा अन्वी एक पहला दाखला थी, तो वो एक नेशनल अवार्ड मिला। फिर हमने आगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए उसका नॉमिनेशन किया, जो कि भारत सरकार के द्वारा सभी बच्चों को दिया जाता है, 5 से 18 साल के बच्चे जिन्होंने कुछ अच्छा अचीव किया हो, तो उसमें भी हमने अन्वी का नॉमिनेशन करवाया। हालांकि ये सब अवार्ड जो है ये प्रधानमंत्री वो नॉर्मल बच्चों के भी दिया जाता है, लेकिन फिर भी अन्वी का अचीवमेंट इतना था तो हमने वो नॉमिनेशन किया और हमारी बेटी उसमें भी सिलेक्ट हुई। और ऐसे ही हमने गुजरात गरिमा अवार्ड के लिए फिर नॉमिनेशन किया, जो गुजरात सरकार के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कि जिन्होंने, जो बच्चों ने या जो किसी व्यक्ति ने गुजरात का नाम पूरे राष्ट्र में या पूरे विश्व में आगे ले जाया हो, उन्हें गुजरात सरकार इस सम्मान से सम्मानित करती है। तो इसके लिए हमने अन्वी का नॉमिनेशन किया और 2022 का गुजरात गरिमा अवार्ड भी अन्वी को मिला। इस तरह धीरे धीरे हमारी जर्नी आगे बढ़ती गई। और जब अन्वी को बाल पुरस्कार मिला था तब कोरोना चल रहा था, तो वो पुरस्कार पूरा ऑनलाइन हुआ था, तो उसकी वजह से हमारा मोदी साहब से मिलना नहीं हुआ था। लेकिन जब हम एक प्रोग्राम के लिए दिल्ली गए तब हमने पीएमओ में मेल डाला कि मोदी साहब से अन्वी की मुलाकात करवानी है, तो पीएमओ में भी हमें वो अपॉइंटमेंट मिला। और फिर हम 10 सितंबर 2022 को मोदी साहब से मिले, अन्वी की मुलाकात उन्होंने उनसे करवाई। और उस वक्त वो कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी का वो एक सबसे हसीन पल था कि इतनी सारी, जब हमारी इतनी बड़ी जर्नी थी उसमें हमें कहीं वो खुशी नहीं मिली जो खुशी हम मोदी सर से मिलकर आए उस वक्त मिली। क्योंकि आज मोदी सर से मिलने के लिए पूरा विश्व इतना तल पापड़ होता है, उनकी एक झलक देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, तो वो इंसान के सामने हम बैठे थे और वो हमारी बेटी की वजह से हम बैठे थे, तो वो हमारे लिए एक ना भूलने वाला एक पल था। जब हम मोदी सर से मिले तो वो हमारे लिए ना भूलने वाला पल था, क्योंकि जिनसे मिलने के लिए पूरी दुनिया तल पापड़ होती है और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, तो वो व्यक्ति हमारे साथ थे, हम उनके साथ बैठे, हमारी बातें हमने उनके साथ शेयर की, तो वो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि अन्वी आज योग की वजह से इतना आगे बढ़ पाई है। और योग ने अन्वी के पूरे जीवन को बदल डाला कि अन्वी की लाइफ में जो भी हेल्थ इश्यूज थे वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गए। तो उन्होंने ये बात को जाहिर रखते हुए उन्होंने मन की बात, अपने जो कार्यक्रम है कि जिनमें वो सारी पॉजिटिव स्टोरीज बोलते हैं, जो उन लोगों ने कुछ अच्छा किया उनके बारे में वो बताते हैं लोगों को, तो उन्होंने अन्वी का जिक्र उसमें भी किया और मन की बात में हमारी बेटी का भी जिक्र हुआ। गीता में लिखा है कि आप कर्म करो, फल की आशा मत रखो। ये दो पेरेंट्स से इन्होंने कोई फल की आशा नहीं रखी थी कि इनको एक बच्ची को एक करने से कुछ बड़ा बेनिफिट होगा, मगर कुछ कर्म करने के बाद बहुत कुछ मिलता है, वो आपके सामने भी है। और मेरे ख्याल से इन्होंने शुरुआत की 4 साल हुए, 4 साल पहले शुरुआत की थी अन्वी के पीछे मेहनत करने के लिए,
और मेहनत 4 साल में बहुत रंग लाई। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि आनवी को इतना अचीवमेंट मिलेगा, उसके लिए नहीं, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, वो खुद का काम खुद कर सके, बस इतना ही सोचा था। आज आनवी बहुत कुछ कर सकती है, वो आपके सामने है। अब हम इनके पिताजी से बात करते हैं कि समाज के लिए एक 2 शब्द ऐसे बताइए कि समाज को ऐसे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बच्चे जो है उनके पेरेंट्स एंड बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहले तो हर एक बच्चा भगवान की एक यूनिक उसमें एक खासियत होती है। कोई बच्चा सामान्य नहीं है, हर एक बच्चा यूनिक है। आपका बच्चा चाहे नॉर्मल हो चाहे स्पेशल हो, हर एक बच्चे में कोई ना कोई एबिलिटी होती है। एज ए पेरेंट्स आप पेरेंटिंग कैसे करते हो, आप अपने बच्चे की खूबी कैसे ढूंढ के बाहर निकालते हो, उसको सपोर्ट करते हो, वो मायने रखती है। अगर मैं आपको बताऊं कि अनवी को 1 से 20 की गिनती नहीं आती है, फिर भी वो नेशनल योगा चैंपियन है, वो राष्ट्रपति अवार्ड विजेता है, वो प्रधानमंत्री अवार्ड विजेता है, वो मोदी सर के साथ बैठ के मोदी सर के घर पे उसने योगा किया है। तो वहाँ पे एजुकेशन कहाँ है? और अभी पेरेंट्स का एक ही मोटिव है, नहीं मेरे बच्चे को 99% आने चाहिए, 97% आने चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन जरूरी नहीं है, एजुकेशन इज मस्ट, लेकिन वो आखिरी नहीं है, वो आपको सपोर्टिव है। अगर 1 से 10 20 की गिनती नहीं आने के बावजूद अगर अनवी मोदी सर से मिल सकती है, मोदी सर मन की बात कार्यक्रम में अनवी का जिक्र कर सकते हैं, तो अगर आपका बच्चा नॉर्मल है तो आप उसको सपोर्ट करो। खेल कूद हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे ड्राइंग हो, कोई भी बच्ची को क्या करना है वो आप ढूंढो, उसको आप सपोर्ट करो। और बच्चे को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटा आज सुबह आप जगे, आपको पता था नहीं मेरे को ड्राइंग करना है, चलो आज पूरा दिन ड्राइंग किया, कल सुबह उठे तो अभी मेरे को कबड्डी खेलना है, ऐसा नहीं होगा। आपको भी अपना जीवन का कोई एक गोल निश्चित करना पड़ेगा और वो गोल के ऊपर आप डट के अगर चलोगे तो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। सक्सेस बाय प्रोडक्ट है, सक्सेस तभी मिलती है जब आप एक्चुअल में गोल सेट करके काम करो। तो हर एक दिव्यांग बच्चों के पेरेंट्स को भी मेरा 2 हाथ जोड़ के यही बात है कि अगर आपका बच्चा स्पेशल है तो सबसे पहले तो आप उसको एक्सेप्ट करो। अगर आप ही एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सोसाइटी को कोई टाइम ही नहीं है उसको एक्सेप्ट करने का। पहले आप एक्सेप्ट करो, जैसा भी है मेरा बच्चा है, तभी सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। अगर आपका बच्चा नॉर्मल है तो उसको भी अपने हिसाब से अपनी कैरियर चुनने का उसको राइट्स है। आप उसको समझाओ कि बेटा इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपके सामने पड़ी है, आप कोई भी एक अपॉर्चुनिटी तय करो और उसके ऊपर डट के आप आगे बढ़ो। बहुत खूब अच्छी बात बोली विजय भी ने बताया, उसमें आप समझ गए होंगे, तो फिर भी मैं उसमें करेक्ट करता हूँ कि जो पहले भी बताया कि आनवी कर सकती है तो आप कर सकते हो, मगर एज ए पेरेंट्स आपको उसमें से ढूंढना है। उनको सपोर्ट करने के लिए पहले आपको ढूंढना है कि उसको क्या पसंद है, क्या कर सकती है या तो क्या कर सकता है। आपका बेटा हो बेटी हो, सबके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है कि वो अलग से कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। नहीं कि सिर्फ आप ऐसा सोचो कि मेरा बेटा बेटी डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, या तो ये करे या तो मुझे इतना बड़ा काम करना है। मगर ऐसा हो सकता है कि उससे भी अच्छा काम कर सकता है आपका बेटा बेटी, जब उसके अंदर की जो टैलेंट को अगर आपको पेरेंट्स को पता चले और उसके पीछे मेहनत करने का उनको बच्चे को और आपको सपोर्ट मिले, तब जाके पॉसिबल है। धन्यवाद दोस्तों।